स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। जैसा कि लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अप्लाई किया जाता है और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के अंदर किसी भी रिएक्शन की रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमने एक एग्जांपल भी सोल्व किया था। फिर हमने वेरिएशन भी देखे थे रेट ऑफ रिएक्शन के कि किस तरह से टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है। इससे पहले मतलब अब केमिकल काइनेटिक्स के हम 2 वीडियो लेक्चर्स बना चुके हैं। इन 2 वीडियो लेक्चर्स के अंदर से दोनों के दोनों वीडियो लेक्चर आप जाके केमिकल काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मेंशन कर दूंगा। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये जो केमिकल रिएक्शन है हम वो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और बाकी जो केमिकल रिएक्शन जो आप 10th क्लास के अंदर 11th क्लास में पढ़ के आए हैं वो रिएक्शंस हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम आज पढ़ेंगे, हमें तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने पर जिन जिन रिएक्शंस की, जिन जिन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। जनरली जो केमिकल रिएक्शंस हैं, हम अगर लॉ ऑफ मास एक्शन, मतलब ये जो सारी चीज़ें हम अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ हम पढ़ेंगे जो केमिकल रिएक्शन है वो 2 तरह की होती है। एक एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी जो होगी वो होगी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो है एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, दूसरी जो होगी वो होगी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ये वो केमिकल रिएक्शन है जो सिर्फ सिंगल स्टेप के अंदर, मतलब एक ही स्टेप के अंदर पूरी हो जाती हैं, वो एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस जो एक से ज़्यादा स्टेप के अंदर पूरी होती हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस कहते हो। तो एक बार हम इसे लिखते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती हैं। तो चलिए हम डिफाइन करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस को। तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में हम लिखेंगे दोज आर द रिएक्शंस या दीज आर द केमिकल रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शंस which complete in only a single step are called elementary रिएक्शंस, ठीक है। तो ये वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट होती हैं, उनको आप एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस कहते हो। उसके बाद हम इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल, H2 विल रिएक्ट विद हाफ O2। ये दोनों गैसेस हैं, H2 भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, और यहाँ से हमें मिलता है H2O। हमें क्या मिलता है यहाँ से? H2O। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती दिख रही है हमें, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ सिर्फ हमें डेफिनेशन के अंदर इतना लिखना है कि ये एक से ज़्यादा स्टेप्स के अंदर होती है, मतलब 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, मतलब वो एज यूजुअल जैसा जैसा कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है उसके बारे में। तो हम ये लिखेंगे दीज आर द केमिकल रिएक्शंस, दीज आर द केमिकल reactions which complete in more than one step are called complex reactions, are called कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो एक से ज़्यादा स्टेप के अंदर पूरी होती हैं उनको आप क्या कहते हो, उन्हें आप कहते हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप यहाँ लेते हो H2 गैस विल रिएक्ट विद Br2 गैस, यहाँ से हमें मिलेगा 2HBr। अब ये आप लोगों को ऐसा दिख रहा है कि ये रिएक्शन एक स्टेप के अंदर हुई है क्योंकि मैंने एक ही स्टेप के अंदर इसका प्रोडक्ट लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में इस रिएक्शन के अंदर पहले H2 जो है वो 2H रेडिकल के अंदर ब्रेकआउट होता है, इसी तरह से जो Br2 है वो भी 2Br रेडिकल के अंदर ब्रेकआउट होता है। फिर ये जो फाइनल रिएक्शन है वो इस तरह से होती है 2H रेडिकल प्लस 2Br रेडिकल बोथ रिएक्ट विद ईच अदर एंड गिव्स 2HBr। ये केमिकल रिएक्शन इस तरह से होती है। तो ऐसी जो केमिकल रिएक्शंस, और हाँ ये रिएक्शन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो सनलाइट की प्रेजेंस हम दिखाएंगे, यहाँ शो करनी पड़ेगी हमें। तो ये जो केमिकल रिएक्शन जो एक स्टेप से ज़्यादा में होती हैं उनको आप क्या कहते हो, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस कहते हो। तो कॉम्प्लेक्स हमें जनरली एलिमेंट्री जो रिएक्शन है, अब देखो आगे आगे जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है तो हम ये भी देखेंगे कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। जब तक आपको ये ना कहा जाए कि एक केमिकल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है दिए हुए क्वेश्चन के अंदर, तो आप उस रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन ही लेके चलते हो। एक बार इसे कॉपी करेंगे फिर हम आगे मूव करते हैं। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। मैं एक चीज और बता दूं कि देखो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये सॉरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अलग अलग स्टेप्स मैंने लिख दिए। जब ये रिएक्ट करती है तो इसका हर एक स्टेप, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप, इंडिविजुअल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ये स्टेप है 2H2 जो है वो 2H रेडिकल के अंदर टूटा, ये जो स्टेप है, ये एक स्टेप जो है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसका अगला स्टेप जैसे Br2 जो है, ये जो Br2 है ये किसके अंदर टूटा, 2Br रेडिकल के अंदर। तो ये भी क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। ईच स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज ए एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। तो हम इस चीज को लिखेंगे, तो मैं मिटा देता हूं, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो चलिए हम लिखते हैं ईच स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यहां लिखोगे आप, नोट डाल के लिख सकते हो, ईच स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स
reaction, each step of a complex reaction is an elementary reaction, is an elementary reaction, is an elementary reaction। हर एक स्टेप, हर एक सिंगल स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एलिमेंट्री होता है। अब उसके बाद आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, हमारा केमिकल काइनेटिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन इम्पोर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके ऊपर से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट लॉ है, जो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज ओनली डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि एक केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड करती है या सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कि आपने रिएक्टेंट कितना लिया है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। मतलब कहने का यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन में आप, जब तक हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख रहे थे, हम प्रोडक्ट भी लिख रहे थे। अब हमें प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। तो यहां पे आप लिखोगे द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉ। अब यहां से एक चीज और लिख देता हूं मैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। पहले ये लिखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन इज वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ, पहली बात तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के ऊपर वैलिड होता है। दूसरा हम यहाँ लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे इसकी, हम यहाँ से, मैं इसे हाईलाइट करके लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। स्टेटमेंट, हमें क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional to the concentration, to the concentration, directly proportional to the concentration of reactants। जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द पावर ऑफ, यहां कोमा डाल के लिखेंगे, टू द पावर ऑफ, टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्री, पावर ऑफ their stoichiometric coefficients, stoichiometric coefficients, to the power of stoichiometric coefficients। ठीक है, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लिखेंगे आप साथ के साथ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इज वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड the rate of reaction, the rate of reaction is only depends on the concentration
ओनली डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं कि एलिमेंट लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए वैलिड होता है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड करती है या डिपेंड करती है, सॉरी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर। ये चीज ध्यान रखना आप। मान लो एग्जाम्पल के लिए हमें एक रिएक्शन दी गई है N1 ऑफ A रिएक्ट विद N2 ऑफ B, इट विल बी गिव्स अस, हमें यहां से कोई भी प्रोडक्ट मिलता है N3 ऑफ C प्लस N4 ऑफ D, ये प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। अब हमें क्या लिखना है, रेट लिखनी है, रेट अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आप क्या लिखते, माइनस ऑफ 1/N1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय dt। नेक्स्ट इसके लिए फिर वही डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, यहां पॉजिटिव साइड, लेकिन अब हमने पढ़ा है रेट लॉ, सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ा है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन कौन है, रिएक्टेंट सिर्फ A और B हैं। अब इनकी पावर का क्या करें, देखो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में आपने पावर को डिवाइड किया था, मतलब आप पावर को डिवाइड में लेके गए थे, लेकिन यहां आप पावर को क्या करेंगे, आप इसको, आप कोफिशिएंट को, आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में डिवाइड में लेके जाते हो, यहां आप पावर में लेके जाओगे। पावर में मतलब आप इसके ऊपर लिखोगे इसे N1 एंड N2। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहती है, ध्यान से सुनो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन, N1, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B N2 हमने लिखा। इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। एक एग्जांपल फिर से देता हूं मैं, आपने लिखा भी N2 प्लस 3H2, इट विल बी गिव्स अस 2NH3। ये केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ी, जब आपने इसकी रेट लिखी तो वो लिखा आपने माइनस ऑफ D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt, फिर आपने लिखा माइनस ऑफ 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई dt, फिर आपने लिखा प्लस ऑफ 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई dt। ये था डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब हमें क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम लिखेंगे रेट, ध्यान से देखना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्री। यहां पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, आप लिख सकते हो ऊपर 1, ना लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी के लिए। उसके बाद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू पावर 3, क्यों, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम इस तरह से लिखेंगे। तो एक बार आप सभी इसे कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। हाँ, यहां एक चीज और बता देता हूं यहीं पे कि रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर N1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर N2। मैंने लिखा K क्या है, यहां आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह सकते हो, दूसरा इसका नाम रेट कांस्टेंट है, इसका नाम क्या है, रेट कांस्टेंट। आप एक बार लिखें, फिर हम आगे पढ़ते हैं इसी के बारे में कि रेट कांस्टेंट क्या है। मैं मिटाता हूं एक बार इसे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं, फिर आप 5 से 10 मिनट में इसे नोट करेंगे
तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाता है। तो या तो आप पॉज करके लिखें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में लिख सकें, ऐसा हो सकता है। चलिए अब हमने अभी पढ़ा कि रेट इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर n1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर n2। ये n1 और n2 दोनों स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं ए और बी के, जहां के जो है हेयर के इज द रेट कांस्टेंट, के जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है। एंड इस वैल्यू या इसे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, ये बताता हूं मैं क्या होता है, और वेलोसिटी कांस्टेंट कह सकते हो। इसे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्यों कहा जाता है? देखो अगर रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख रहे हो और आपके पास रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 के बराबर है, तो क्या करोगे आप, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 तो रेट इक्वल्स टू किसके बराबर, के बराबर होगा, और इसे ही क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एक स्पेसिफिक वैल्यू आपको 1 मिलती है इस वजह से। ठीक है, उसके बाद द वैल्यू ऑफ के इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ के इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, आप साथ के साथ लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। रेट कांस्टेंट सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट मैंने ये कहा, इट इज डिफाइंड एज द रेट कांस्टेंट is equal to, it is defined as the rate constant, मैं के लिखता हूं ब्रैकेट में, के रेट कांस्टेंट is equal to the rate of reaction if the concentration of reactants is taken as यूनिटी। जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 ली जाती है तो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है या रेट कांस्टेंट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहां तक आप इसे लिख सकते हो कि लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट कांस्टेंट हमारा खत्म हुआ। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं रेट लॉ। आगे क्या पढ़ेंगे? रेट लॉ। अच्छा, अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, आप ऐसे लिख सकते हो भी, इनकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है आप पावर के अंदर लेके जाते हो। अब आगे आपको पता लगेगा कि ये पावर क्या है, इस पावर से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक बार इसे कॉपी करेंगे, फिर एक बार मैं फिर से मिटाऊंगा इसे। तो अब हम पढ़ते हैं रेट लॉ। जो नेक्स्ट हमारा सेकंड जो लॉ है
ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट लॉ, रेट लॉ। ठीक है, अब आपका आईक्यू लेवल टेस्ट करते हैं एक बार सभी। एक बार लाइव क्लास है हमारी, तो लाइव क्लास के अंदर तो आप बता ही सकते हो क्या चीज़ है क्या नहीं है, कैसा हम पढ़ने वाले हैं। देखो एक एग्जाम्पल है आपके पास 2a + 3b, इट विल बी गिव्स अस 4c, इट विल बी गिव्स अस 4c। आप रेट लिखते हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो जरा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, लिखो, शाबाश। थोड़ा जल्दी सब के सब रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, टाइप कर दो, टाइप जल्दी से करो। करेक्ट, लिखा होगा आपने रेट ऑफ रिएक्शन। रेट आपने लिखी होगी K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर 3। ऐसा ही लिखा है आपने, बिल्कुल ऐसा ही लिखा है, मैं 100% श्योर हूं आपने ऐसा ही लिखा है। आपने ऐसा लिखा है, लेकिन आप क्या हो, गलत हो। क्यों गलत हो? अभी तो मैंने बताया ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन मैंने ये भी तो कहा कि लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। और मैंने ये भी कहा जब तक आपको यहां लिखा ही नहीं है एलिमेंट्री रिएक्शन, मैंने ये माना कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। यहां हाँ ये चीज जरूर ले सकते हो, आपकी नहीं लिख रखा है तो आप एलिमेंट्री रिएक्शन, जब तक आपको बताएगा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तब आप उसे क्या लिखोगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हम यहां लिखेंगे रॉन्ग मेथड, मैं लिख देता हूं बड़े बड़े अक्षरों में, रॉन्ग मेथड, बिकॉज it is not an elementary रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। सो अब क्या लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा, ये अल्फा है ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बीटा। ठीक है, मैं इसे यहां लिख देता हूं, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है ये पावर क्या है, बीटा। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन, या तो अल्फा बीटा, और आपको और ज्यादा सुविधा हो तो और आप लिख सकते हो इसे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर X और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर Y। अगर आप अल्फा बीटा के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो आप X और Y इनकी पावर ले सकते हो। समझ गए मैंने क्या? अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं ले सकते, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं ले सकते अगर आपको ये नहीं कहा जाए कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ध्यान से सुनना, अगर आपको नहीं कहा गया कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तब तक आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को नहीं लोगे, तब तक आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को नहीं लोगे या पावर के अंदर नहीं लिखोगे। ठीक है, तो एक बार इसे कॉपी करें, फिर हम लिखते हैं, हम यहां लिखेंगे द वैल्यूज ऑफ x एंड y, द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर कैलकुलेटेड experimentally. The values of x and y are calculated experimentally. ये जो x और y है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, ये जो x और y है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अब आपको इनकी वैल्यूज आपको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि रेट लॉ क्या कहता है और इन दोनों के बीच में कॉमन चीज क्या है। देखो, रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन,
इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन सिर्फ इतना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनके अंदर डिफरेंस क्या है? जो रेट ला है ये कहता है कि आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को पावर में लेके जा सकते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। लेकिन रेट ला जो है हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए भी अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे वो हम आगे पढ़ते हैं। एक बार इसे कॉपी करेंगे, फिर हम इसे मिटा देते हैं। हाँ, तो लिख लिया होगा आपने, या जो भी टेक्निकल चीज़ें आप करते हो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना। आप मॉडर्न ज़माने के होनहार छात्र छात्राएं हो तो आप लिखने में कम और स्क्रीनशॉट लेने में ज़्यादा विश्वास रखते हो, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो भी आप करते हो। इस चीज़ का मुझे ज़्यादा नहीं पता है, आप ज़्यादा टेक्निकल हो तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। ठीक है, तो हम रेट ला के स्टेटमेंट लिखते हैं। तो हम यहां लिखेंगे स्टेटमेंट, रेट ला कैन बी डायरेक्टली रिटन फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। रेट ला एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब तो आप पावर में ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तो आप पावर में लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब अगर ये कहे कि 2A + 3B इट विल गिव्स टू 4C, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर क्वेश्चन में आगे चल के कहे आपको कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप क्या लिखोगे कि रेट इक्वल्स टू K इंटू A रेज टू पावर 2 B इंटू रेज टू पावर 3। ये रेट ऑफ रिएक्शन है अगर आपको कहता है कि एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है। अगर नहीं कहता, बट इफ द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स, बट इफ द गिवन केमिकल रिएक्शन is complex रिएक्शन, अगर जो आपको केमिकल रिएक्शन दी हुई है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो आप लिखोगे वी नीड टू एक्सपेरिमेंटल डाटा, देन यहां लिखेंगे देन वी नीड टू experimental data for या to write rate of reaction। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो आप क्या करोगे? जैसे मान लो कि N1 of A plus N2 of B it will be gives us N3 of C plus N4 of D, और आपको कह दिया जाए कि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अब आप रेट कैसे लिखोगे? ध्यान से सुनो। यहां तो आपने कोफिशिएंट को पावर में ले जाके लिख दिया, ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है। रेट ला ये कहता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट इक्वल्स टू K इंटू A रेज टू पावर X एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर Y। ये रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है, अब आप यहां N1 और N2 नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो एक बार कॉपी करेंगे, फिर हम आगे मूव करते हैं। क्या है ये X और Y? अभी बता दूं मैं आपको कि ये जो X है, ये X है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू X। ये जो Y है ये है ऑर्डर
विद रेस्पेक्ट टू y, ये जो ऑर्डर है ये y, और x प्लस वाई ये है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। x और y जो होगा वो ओवरऑल ऑर्डर होगा। इसका मतलब कि रेट लॉ के अंदर जो भी पावर के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की पावर के ऊपर है, कॉन्सेंट्रेशंस की पावर में जो भी है उनका जो सम होता है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। ध्यान से सुनना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? जो पावर होती हैं रेट लॉ के अंदर, जो कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर जो पावर होती हैं उनका सम जो है वो क्या होता है? ऑर्डर। और अगर एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में आपको ऑर्डर बताना है, पर्टिकुलर रिएक्टेंट पे, तो जो उसकी पावर होगी वही उसका ऑर्डर होगा। ध्यान से सुनना, ठीक है? तो आप यहां लिखेंगे इसे, फिर हम अगला जो एक बार इसे लिखेंगे, फिर बताता हूं मैं आपको आगे। एक बार हाँ, तो ये आप लोगों ने लिखा होगा, ठीक है? तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कि भाई मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किसे कहते हैं। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़ें। पीछे के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके भी लिंक मैंने पहले ही कह दिया कि मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर और आई बटन के अंदर भी जरूर मेंशन कर दूंगा। इससे पहले कि अगर जो यूनिट्स हैं जैसे सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशंस है, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये भी अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो चैनल के ऊपर हर एक यूनिट, पर्टिकुलर यूनिट की प्लेलिस्ट मैंने बना के डाल रखी है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पे कमेंट, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सके आप दबा के शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन सभी के पास में पहुंच सके। थैंक यू एंड बाय बाय। आप घर रहें, सेफ रहें और जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ाई करें। थैंक यू।